India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को कोर्ट से 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड के साथ ही जमानत दे दी गई है। दुर्गेश पाठक के अलावा भी उन तमाम नेताओं को जमानत मिली है जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। अरविंद केजरीवाल लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केजरीवाल को राहत देती है या नहीं। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में सुनवाई के लिए केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को डॉक्यूमेंट्स देने को कहा। इस पर सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि नई चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी तुरंत मुहैया करा दी जाएगी, जबकि हार्ड कॉपी देने में 3 से 4 दिनों का वक्त लगेगा। दरअसल कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर पेश होने को कहा था। इस मामले में सीबीआई आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी आरोपी के तौर पर सम्मन किए जाने के बाद आज पेश हुए थे। वहीं कोर्ट ने इस मामले में आरोपी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के सम्मन पर केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे। दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरद रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी। 3 सितंबर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आज यानी कि 11 सितंबर तक अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई और दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। वहीं ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने 30 जुलाई को चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता में से एक है। सीबीआई ने कहा कि जांच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और आपके मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर ने मदरसों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें पेश की है। एनसीपीसीआर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में
अपना बयान दाखिल किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया अधिनियम की गलत व्याख्या की है और इस फैसले का असर करीब 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा। आयोग ने कहा कि चूंकि मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे से छूट दी गई है, इसीलिए वहां पढ़ने वाले सभी बच्चे न केवल स्कूल में औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि RTE एक्ट 2009 के तहत दिए जाने वाले लाभों जैसे मध्याह्न भोजन, बढ़ती प्रशिक्षित शिक्षक आदि से वंचित हैं। NCPCR के बयानों में 3 प्रकार के मदरसों का उल्लेख किया गया है। पहला, मान्यता प्राप्त मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ही है। राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली कोड है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो औपचारिक शिक्षा की कमी, गैर अनुपालन वाले बुनियादी ढांचे आदि जैसे कारणों से राज्य सरकार द्वारा मान्यता के लिए अयोग्य पाए गए हैं। अनमैन्ड मदरसे जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता के लिए कभी आवेदन नहीं किया। NCPCR के अनुसार अनमैन्ड मदरसे भारत में मदरसों के सामान्य प्रकार हैं जिनमें सबसे अधिक संख्या में बच्चे नामांकित हैं। NCPCR का तर्क है कि अधिकांश मदरसों को बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण मामले पर सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तराखंड सरकार को 2 महीने में मामले पर ठोस प्रस्ताव पेश कोर्ट में करने को कहा है। बताते हैं आपको कि साथ ही इस मामले से प्रभावित होने वाले लोगों को पुनर्वास पर भी विचार करने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले पर 2 महीने बाद सुनवाई करेगा। बताते मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र के साथ संयुक्त बैठक की गई है और सर्वेक्षण किया गया जिसमें 4,500 परिवारों की पहचान की गई है। साथ ही पुनर्वास नीति पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए अभी तक 40 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को एक बार में करने के बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है और अगर बाढ़ को रोका जाता है तो इससे सभी निवासियों को लाभ होगा। फिलहाल 2 महीने बाद कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि हल्द्वानी में रेलवे वन भूमि और गौला नदी श्रेणी की सरकारी भूमि पर ऐसे अवैध कब्जे को किए हुए हैं जो कि ये जमीन 10 रुपए और 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर कैसे बिक रही है। इस पर हाईकोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से 3 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन से लगे गौला क्षेत्र में रेलवे वन विभाग और नदी श्रेणी की जमीनों पर बाहर से आए लोग बस गए हैं और इस सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि यहाँ जो भारत मूल के नागरिक नहीं हैं वो भी फर्जी तरीकों और दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जे कर चुके हैं। अवैध कब्जों के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं कि कैसे ये सरकारी जमीन 10 रुपए 100 रुपए के स्टैंप पर पेपर पर बिक रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि संयुक्त संपत्ति में जिस सहस्वामी का हिस्सा अनाधिकारित है और रहता है वह पूरी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि उसका विभाजन पूरी तरह से न हो जाए। दूसरे शब्दों में जब संपत्ति में कई सहस्वामी मौजूद होते हैं तो बाद संपत्ति का बाद का क्रेता केवल एक हस्तांतरक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर पूरी वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त नहीं कर सकता है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। बताते हैं आपको कि जिसमें बाद में क्रेता को अन्य सहस्वामी मौजूद होने के बावजूद बाद संपत्ति के साथ ही सहस्वामी द्वारा बिक्री विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। इसके अलावा बाद संपत्ति में हस्तांतरक का हिस्सा निर्धारित नहीं किया गया था। बाद संपत्ति को हस्तांतरित करते समय हस्तांतरक
द्वारा ये दावा किया गया था कि शुरू में उसके चाचा और पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी थी। अपने चाचा की मृत्यु से पहले उन्होंने अपना हिस्सा हस्तांतरणकर्ता के पिता को उपहार में दे दिया था और हस्तांतरणकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद ये दावा किया गया कि हस्तांतरणकर्ता संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया, क्योंकि उसकी बहनों ने भी मुकदमे वाली संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ दिया था। हस्तांतरणकर्ता ने तर्क दिया, चूंकि वाद संपत्ति पर उसका एकमात्र स्वामित्व है, इसीलिए अपीलकर्ता को संपूर्ण वाद विवाद के हस्तांतरण पर विवाद नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि हस्तांतरणकर्ता केवल मुकदमे वाली संपत्ति में अपना हिस्सा साझा करने का हकदार था, न कि पूरे मुकदमे वाली संपत्ति को अपीलकर्ता के साथ साझा करने के लिए। इसीलिए अपीलकर्ता पूरी मुकदमे वाली संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, बल्कि केवल हस्तांतरणकर्ता द्वारा रखे गए हिस्से तक की सीमा तक ही दावा कर सकता है। खनिजों पर रॉयल्टी को कर बकाया की वसूली पर राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। सीजेआई ने याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमति जताते हुए कहा कि वह झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करेगा, जिसमें संविधान पीठ के जज को शामिल किया जाएगा। दरअसल केंद्र और खनन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए मूल्य के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी और कर बकाया वसूलने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले को सीजेआई के सामने उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में निहित है। वहीं 14 अगस्त को कोर्ट में दिए गए आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का आगे से प्रभाव नहीं होगा और खनिज संपन्न राज्यों को केंद्र और खनन कंपनियों से 1 अप्रैल 2005 से 12 वर्षों की अवधि में हजारों करोड़ रुपए मूल्य के खनिज अधिकार और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी और कर बकाया वसूलने की अनुमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि हम मानते हैं कि रॉयल्टी और ऋण किराया दोनों ही टैक्स के तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। रॉयल्टी को टैक्स के रूप में रखने वाला इंडिया सीमेंट्स का फैसला गलत है। एमएमडीआर अधिनियम में खनिजों पर टैक्स लगाने के लिए राज्य की शक्तियों पर सीमा लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से खनिज समृद्ध राज्यों की बड़ी जीत हुई है। सर्वोच्च अदालत के 9 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। इससे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को काफी ज्यादा लाभ होगा। ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब राज्य द्वारा न्यायिक अधिकारी को बहाल न करने पर अपनी असहमति जताई, जिनकी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पंजाब सरकार द्वारा 2009 में पारित आदेश खारिज कर दिया था, जिसमें न्यायिक अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला भी खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारी की बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने हाईकोर्ट के कोर्ट के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फुल कोर्ट ने मामले पर पुनर्विचार किया और अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए 2009 में की गई अपनी सिफारिश, जो पिछली सिफारिश है, उसको दोहराया है। इसके बाद पंजाब राज्य ने 29 जनवरी 2024 को आदेश पारित कर 17 दिसंबर 2009 से पूर्व व्यापी प्रभाव से अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी। इस पृष्ठभूमि में अधिकारी ने निपटाई गई याचिका में विविध आवेदन दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सेवा में बहाली की मांग की गई। आवेदन पर विचार करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी.वी. वराले की खंडपीठ ने कहा है कि अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द किए जाने के बाद उसे बहाल न करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उक्त सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाले रिट याचिका को खारिज करने वाला हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक परिणाम ये है कि कर्मचारी को सेवा में वापस ले लिया जाना चाहिए। उसके बाद निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब सेवा समाप्ति आदेश रद्द कर दिया जाता है तो कर्मचारी को सेवा में माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए मंजूरी देने को लेकर चुनौती देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी की निंदा की है। कोर्ट ने ये याद दिलाया कि एनएमसी को राज्य का अंग होने के नाते उचित और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। कोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के खंडपीठ ने टिप्पणी की। प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि एनएमसी का रवैया आदर्शवादी का नहीं है। एनएमसी राज्य का अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है। एनएमसी ने केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसमें कॉलेज द्वारा अंडरटेकिंग दाखिल करने पर केएमसीटी मेडिकल कॉलेज को अनुमति देने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि एनएमसी को कोई संदेह था तो वह स्पष्ट रूप से संबंधित न्यायालय से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांग सकता था। साथ ही न्यायालय ने नोट किया कि COA 12/8/2024 को दिया गया। हालांकि एनएमसी ने तर्क दिया कि अनुमति देने पर वार्षिक आधार पर विचार किया जाना चाहिए। पिछली अस्वीकृति शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए थी, जबकि वर्तमान वर्ष में एनएमसी शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 से संबंधित है। ये प्रस्तुत किया गया कि जहां तक शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 का संबंध है, कोई निरीक्षण नहीं किया गया, इसीलिए हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करना उचित नहीं था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि कॉलेज पिछले 18 वर्षों से चल रहा था। एनएमसी की याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए न्यायालय ने इसे 10 लाख रुपए की लागत से के साथ ही खारिज कर दिया और 5 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या नाडा द्वारा उन पर लगाए गए अंतिम निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर नाडा को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आपको बता दें कि संजीव नरूला ने पुनिया को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में तय की गई है। हालांकि पुनिया के वकील जो वरिष्ठ वकील हैं अधिवक्ता राजीव दत्ता ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। दत्ता ने कहा है कि पुनिया ने कभी भी अपना नमूना देने से इनकार नहीं किया है, बल्कि नाडा अधिकारियों से पिछले ड्रग परीक्षणों में एक्सपायर किट के इस्तेमाल के बारे में अपनी शिकायतों के बारे में अपडेट करने के लिए कहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि पुनिया आज भी अपना नमूना देने के लिए तैयार हैं और अगर वह आगामी सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने में असमर्थ हैं तो यह उनके करियर का अंत होगा। हालांकि पीठ ने कहा कि याचिका में अंतरिम राहत के लिए कोई दलील नहीं थी। इस बीच नाडा की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि एक पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है जो मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। वह हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पुनिया ने नाडा के 21 जून 2024 के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह अगर वे दिसंबर 2023 में एक्सपायर हो चुके हैं परीक्षण किट के कथित इस्तेमाल के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो वह अपना नमूना दे देंगे। पुनिया ने तर्क दिया कि अल्बानिया में 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और ये आखिरी बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें वह अगले 2 वर्षों तक भाग ले सकते हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि हालांकि अंतिम निलंबन के कारण ट्रायल में भाग लेना और चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करना संभव हो गया है, जिससे उनके पास कुश्ती से संन्यास लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिका में कहा गया है कि नाडा का आचरण पुनिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति पर प्रकाश सिंह फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करने के लिए क्या गाइडलाइंस? प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की इंडिपेंडेंस और मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स को इंश्योर करने के लिए डीजीपी अपॉइंट करने के लिए कुछ की नॉर्म्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया कि डीजीपी की अपॉइंटमेंट मेरिट बेसिस पर होनी चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर नहीं, और डीजीपी को मिनिमम 2 साल का फिक्स टेन्योर दिया जाना चाहिए। डीजीपी को 3 सीनियर्स चूज करेंगे। मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स जो कि यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हों बेस्ड ऑन लॉन्ग सर्विस एक्सपीरियंस, इम्पेकेबल रिकॉर्ड एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस। स्टेट गवर्नमेंट को इनकम्बेंट डीजीपी के रिटायरमेंट के 3 महीने पहले यूपीएससी को प्रपोजल सबमिट करना होता है ताकि सुटेबल कैंडिडेट्स का पैनल प्रिपेयर किया जा सके। कोर्ट ने एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट करने पर रोक लगा दी है ताकि फेवरेटिज्म और टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स को अवॉइड किया जा सके। इन गाइडलाइंस को 2018 और 2019 में रीइंफोर्स किया गया, जिसमें यह एम्फेसाइज किया गया कि सिर्फ वही ऑफिसर्स जिनकी कम से कम 6 मंथ्स की सर्विस बची हो डीजीपी के रोल के लिए कंसिडर किए जाएंगे, और जो भी स्टेट्स इन लॉज के अपोजिट थे उनको कोर्ट के अप्रूवल तक सस्पेंड कर दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.